हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीए पार्ट 3 एट्थ पेपर बीए पार्ट 3 आठवां पत्र से वीडियो टीचिंग के माध्यम से क्लास लेने जा रहा हूं। आज मैं आठवां पत्र से उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण क्या है और उदारीकरण के प्रभाव विकासशील देशों पर कैसे पड़ा है, इसके संदर्भ में मैं क्लास ले रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि बीए पार्ट 3 के छात्र मेरी इस वीडियो टीचिंग से लाभान्वित होंगे। उदारीकरण का अर्थ व्यापार हेतु कानूनी प्रतिबंधों में ढील देते हुए आयात व निर्यात को आसान बनाने से होता है। उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देश के शासन तंत्र द्वारा अपनाए जा रहे लाइसेंस, नियंत्रण, कोटा, प्रशुल्क आदि प्रशासकीय अवरोधों को कम किया जाता है ताकि देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर लाया जा सके। उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से ये बातें शामिल होती हैं। पहली बात, वर्षों से चली आ रही औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली का अंत करना। दूसरा, आयात पर लगाए गए बाह्य प्रतिबंधों को हटाना या कमी करना। तीसरी बात, आयातों पर चुंगी अथवा ड्यूटी में कमी लाना। चौथी बात, विदेशी विनिमय पर लगाए नियंत्रणों में ढील देना। पांचवी बात, वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाना। छठी बात, व्यक्तिगत और निगमित कराधान की मात्रा में कमी लाना। सातवीं बात, विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों में ढील देना। आठवीं बात, अभी तक जो क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रेखांकित थे जैसे बैंकिंग, यातायात, बिजली, मूलभूत उद्योग इत्यादि, उन्हें निजी क्षेत्र के लिए खोल देना। नौवीं बात, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का आंशिक निजीकरण। और 10वीं बात, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धी बनाना। उदारीकरण के अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर बाह्य नियंत्रण हटाए जाते हैं, न कि विनिमय। उदारीकरण का अर्थ गुप्त रूप से निर्णय लेना नहीं है, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। उदारीकरण यह भी इंगित नहीं करता कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए पूरा खोल दिया जाए। आज आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण की लहर विश्व के सभी भागों में कहीं तेजी और कहीं मंद रफ्तार से चल रही है। सामान्य तौर पर दुनिया के अनेक भागों में आर्थिक उदारीकरण की लहर वर्ष 1980-81 से विश्व की प्रमुख माने जाने वाली समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के भ्रमजाल के टूटने के फलस्वरूप प्रारंभ हुई और सोवियत रूस सहित पूर्वी यूरोप और चीन जैसे साम्यवादी देशों में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया तेजी से फूलती गई। भारत में भी आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 1980 में विशेष रूप से राजीव गांधी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद वर्ष 1985 से शुरू हुई। इन सुधारों को वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने का प्रयास किया। इसे आर्थिक सुधारों की दूसरी लहर अथवा दूसरी पीढ़ी के सुधारों के नाम से भी संबोधित किया गया। उदारीकरण अथवा आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार लाने, आधुनिक टेक्नोलॉजी को आत्मसात करने तथा उपलब्ध क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करने हेतु लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण
उपायों को अमली जमा पहनाया गया। अब प्रिय छात्रों, उदारीकरण के क्या प्रभाव पड़े विकासशील देशों पर, इसके बारे में आप जानें। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप विकास की संपूर्ण राजनीति में भारी बदलाव आया और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगे। तीसरी दुनिया मतलब विकासशील देश। पहली जो दृष्टिगोचर होने लगी बात वह है उदारीकरण का ही परिणाम है कि आज तीसरी दुनिया के यानी विकासशील देशों के बाजार भांति भांति की उपभोक्ता वस्तुओं से भरे पड़े हैं। विलायती वस्तुएं इन देशों के बाज़ारों में बिक्री के लिए मौजूद है। ग्राहक के लिए विकल्प सुख का आलम यह है कि बाज़ार में आज टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल जैसे उपभोक्ता उत्पादों की सैकड़ों किस्में, हजारों किस्में उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा मोटर कार से लेकर साबुन तक विविध उपभोक्ता वस्तुओं की सैकड़ों किस्में बाज़ारों में अपने ग्राहक तलाश रही हैं। टीवी के चैनलों और सेलुलर फ़ोनों का जाल निरंतर विस्तार पा रहा है। बाजार में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र है कि उत्पादों में ग्राहक को उसकी मनचाही चीज़ मनमाफिक दामों में उपलब्ध कराने की होड़ लगी हुई है। दूसरा, उदारीकरण सिर्फ सकारात्मक परिणाम ही लेकर आया हो ऐसा नहीं है। आंकड़े गवाह हैं कि विगत वर्षों में तीसरी दुनिया के देशों में आर्थिक संकट तीव्र गति से गहराता जा रहा है। विगत दशक में दक्षिण पूर्व एशिया के देश भयंकर आर्थिक संकट में फंस गए। विदेशी निवेश के बल पर बने टाइगर अचानक बिल्लियां बन गए। हालत यह बनी कि इंडोनेशिया ने 239 बैंकों में से 70 की हालत नाजुक बन गई और 15 बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में बंद करना पड़ा। लगभग यही स्थिति दक्षिण कोरिया की हुई। दक्षिण पूर्व एशिया में के देश अपनी मुद्रा में निरंतर आ रही गिरावट को रोक पाने में असमर्थ रहे। जापान का सुदृढ़ येन निरंतर गिरता रहा। जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भारी निवेश किया था। ये सभी देश चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो अथवा थाईलैंड हो, सभी की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। जिस गति से इन देशों में विदेशी निवेश हुआ उससे ये देश ऋण भार से दब गए। जब ऋण अदायगी का समय आया तब इसकी अर्थव्यवस्था का पर्दाफाश हो गया और सभी देशों को बाध्य होकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शरण में जाना पड़ा। तीसरी बात, भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों में कई घरेलू उद्योग जो उदारीकरण से पूर्व तक लाभ की स्थिति में थे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बाजार में प्रवेश के बाद बुरी तरह लड़खड़ाते प्रतीत हो रहे हैं। समूचा निर्माण क्षेत्र सस्ते मूल्य पर माल बेचने वाली विदेशी कंपनियों को कब्जे में आता जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश के कपड़ा उद्योग में निवेश गिरकर आधा रह गया है। वहीं रसायन और सीमेंट उद्योग में भी भारी गिरावट आई है। तो छात्रों, जहां उदारीकरण के फायदे हैं वहीं कुछ इससे नुकसान भी हुए हैं। अब समय ही बताएगा कि लिबरलाइजेशन से कितने फायदे होंगे और कितने घाटे होंगे। आज मेरा क्लास यहीं तक, फिर दूसरे दिन किसी और टॉपिक के साथ हम प्रस्तुत होंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो टीचिंग से पार्ट 3 के छात्र 8वें पत्र में लिबरलाइजेशन टॉपिक पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे, मेरी इस टीचिंग से तैयारी भली भांति कर सकेंगे। धन्यवाद।